बिहार के मधुबनी में हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जबरदस्त बवाल देखने को मिला है। आपको बताते चले कि मामला भेजा थाना क्षेत्र के रहुआ संग्राम का बताया जा रहा है, जहां पर सुबह से सड़क पर जाम कर रही भीड़ उग्र हो गई और पुलिस पर टूट पड़ी। आपको बताते चले कि जाम स्थल पर डंडा अधिकारी के साथ पहुंची माधेपुरा थाने की पुलिस को भीड़ ने खदेड़ खदेड़ कर पीटना शुरू कर दिया। भीड़ में शामिल एक महिला के द्वारा सबसे पहले पुलिस वाले को धक्का दिया गया और उसके बाद भीड़ में शामिल असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। भीड़ के हमले से माधेपुरा थाना अध्यक्ष प्रकाश चंद्र राजू, एसआई लक्ष्मण साहू एवं पुलिस बल के 4 जवान जख्मी हो गए हैं। मौके से किसी तरह की जान बचाकर पुलिसकर्मी रहुआ संग्राम से भागने में सफल रहे और वहीं आपको बताते चले कि घायल पुलिसकर्मियों ने मधेपुरा पीएचसी में इलाज के लिए वह वहां पर पहुंचे और जहां पर उनका इलाज भी जारी है। बताते चले कि रहुआ संग्राम ग्राम निवासी मजदूर दिनेश कामत उर्फ दल्लू बीते 15 अगस्त को माधेपुरा थाना क्षेत्र में शव मिला था उसका, और जिसके बाद हत्या मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गांव के लोग बुधवार से पुलिस के विरोध में आंदोलन कर रहे थे और 2 दिनों तक लगातार धरना देने के बाद शुक्रवार को ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया और जिसके बाद यह स्थिति बन गई। तो आपको बताते चले कि बिहार के मधुबनी की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर पुलिस वाले और गांव वालों के बीच भिड़ंत देखी गई और जिसमें सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि जो पुलिस वाले हैं उनको गांव वालों के द्वारा दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मधुबनी से पांडव कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पांडव जी, क्या है पूरा मामला, पहले आप विस्तार से बताएं। जी, पिछले दिन 15 अगस्त को मधेपुर थाना क्षेत्र में शव मिला हुआ था, जिसके परिजनों ने हत्या का मामला नामजद किया गया था। नामजद किया गया था आरोपियों को, और परिजनों का आरोप है कि नामजद आरोपियों को पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है जी। इसी को लेकर ग्रामीणों ने सड़क को जाम किया और जाम करने के उपरांत पुलिस को सूचना मिली, पुलिस बल वहां पहुंचे। उग्र भीड़ ने पुलिस जवानों पर एक बार हमला कर दिया गया, जिसमें किसी तरह पुलिस की टीम वहां से भाग करके अपनी जान बचाई। जी पांडव जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से आपने बताया कि जो लोग हैं वो पुलिस की कार्रवाई से नाखुश हैं और कहीं ना कहीं गुस्साए हुए हैं, जिसके कारण उन्होंने यह कदम उठाया, तो इसमें आपको जिस तरीके से अभी आपने जानकारी भी दी, तो मैं जानना चाहूंगी क्या इसमें पुलिस की ओर से किसी गांव वाले को अभी तक गिरफ्तार किया गया है? जी, अभी तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है और गिरफ्तारी को लेकर ही ग्रामीणों ने सड़क को जाम किया। जी, जिस मृतक का शव मिला है उसके परिवार वालों का क्या कहना है? परिवार वालों का कहना है कि पुलिस के मिली भगत से आरोपियों को बचाई जा रही है। तो यानी कि इस मामले में अभी तक किसी भी तरीके की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है? जी, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और इस पुलिसकर्मी के साथ जो मारपीट हुई है उसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हैं। किस थाने क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है पांडव जी? मधेपुर थाना क्षेत्र का रहुआ संग्राम का मामला। ठीक है पांडव जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि बिहार के मधुबनी में यह मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस की कार्रवाई से नाखुश भीड़ ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और जिसमें 4 जवान जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनका पीएचसी में इलाज भी जारी है। आपको बताते चले कि लगातार इस मामले में गांव वालों का यही कहना है कि पुलिस के मिली भगत से 15 अगस्त को जिस तरीके से थाने में शव बरामद किया गया था, उसके बाद से अब तक मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और पुलिस जो है वो मिली भगत से किसी भी आरोपी को गिरफ्तार भी नहीं कर रही है और इसी सबसे नाखुश जो गांव वाले हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा और जो कि पुलिस और दरोगा पर पूरे तरीके से देखने को मिला है और जिसमें आपको बताते चले कि गांव वालों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और जिसमें तकरीबन 4 जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए और जिनका इलाज भी जारी है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में फूड पॉइजनिंग की घटना सामने आई है, जिसमें कि आपको बताते चले कि यह घटना साहेबगंज की बताई जा रही है, जहां पर छपरा गांव के फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 8 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए और इस खाने को खाने के कारण एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है, तो वहीं 2 लोगों के हालात बेहद ही नाजुक बने हुए हैं और सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बताते चले कि बीमार पड़े लोगों का इलाज फिलहाल जारी है और जिसमें 2 लोगों की जो स्थिति है वो बेहद ही गंभीर बनी हुई है और इसके अलावा इसमें एक बच्चे की मौत की खबर सामने आई है। निरीक्षण के लिए नहीं, हम यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। हमको पता चला है कि डायरिया का केस है और सारे पेशेंट तो बाहर भर्ती हैं। यहाँ जो है उनको हम दवा दे दिए हैं, ORS वगैरह दे दिए हैं और फूड पॉइजनिंग का केस दिख रहा है, क्योंकि वहाँ बाहर से कोई आया है कुछ लेकर, घर का ही लोग, हालांकि वो खुद बीमार है, सुने हुए हैं। तो आगे कौन सा केस है तो बिना जांच का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक अनुमान है कि फूड पॉइजनिंग का ही मामला है, क्योंकि अगल बगल के लोग स्वस्थ हैं और जिस घर में वो खजूर खाया गया उसी में तबीयत खराब है, यही मामला है। दवा भी उपलब्ध कराया? हाँ, दवा वगैरह हम अभी दिए हैं। जो यहाँ पेशेंट हमको मिले हैं उनको दवा दिया गया है। जो मिले हैं वहाँ सीरियस नहीं है, नॉर्मल पेशेंट। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ कुमार उत्तम हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो कुमार जी, किस तरीके से फूड पॉइजनिंग का ये जो मामला है वो सामने आया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी निकिता जी, देखिए ये मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज प्रखंड का ये मामला है। साहेबगंज प्रखंड में रूपछपड़ा गांव है, जहां के वार्ड नंबर 5 में ये घटना घटी थी। जो जानकारी प्राप्त हुई है बाद में, वो ऐसा है कि उस घर में लोग सुहावनी देवी का प्रसाद, खजूर जो होता है, वो लेके आए थे और वो प्रसाद खाने के बाद जो है लोगों की हालत बिगड़ी थी और जिसमें परिवार के 8 लोग बीमार पड़ गए थे, जिसमें एक बच्चा सूरज कुमार की मौत हो गई जी। और जब ये घटना घटी उस समय आस पड़ोस के लोग और उनके परिजनों ने ले गए थे सामुदायिक वहां पर बगल के अस्पताल में, PSC में, जहां पर उनका हालत खराब होने के कारण वहां उपस्थित डॉक्टर ने उन्हें SKMCH रेफर कर दिए। SKMCH रेफर कर दिए। उसके बाद जब जाने के क्रम में रास्ते में सूरज कुमार बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद उनके परिजनों ने निजी अस्पताल में लेके चले गए, जहां पर उनका इलाज हुआ। हालांकि PSC प्रभारी विजय कुमार पांडे ने तुरंत जो है 4 आदमी की टीम गठन किए और उसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मिल करके जाके वहां लोगों का इलाज, बाकी लोगों का जांच किए एवं देखे। उसके बाद जो है जो आवश्यक जो दवा वहां पर और भी लोगों को वो लोग प्रोवाइड कर दिए। उसके बाद घटना जिला में भी इसकी सूचना पहुंची तो DM ने तत्काल उस विशेष तौर पर इसे देखने की सिविल सर्जन को कहें। जी कुमार जी, अगर बात की जाए पीड़ित परिवार की, तो पीड़ित परिवार की ओर से किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्या उनकी ओर से किसी पर आरोप लगाया जा रहा है? क्योंकि आप बता रहे हैं जिस तरीके से कि प्रसाद को खाने की वजह से जो पूरा परिवार है वो बीमार पड़ गया। कुमार जी जी नहीं, वो जो परिवार में जो सदस्य थे उसमें जो उसके जो मुखिया थे वो थे रामजतन राय। तो रामजतन राय एवं उनके परिवार में जो है उनका बेटा था सूरज देवी, जिनकी मौत हो गई। और ये इन लोगों का कहना है, कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये लोग से बाद में जब पता चला कि ये प्रसाद लाए थे, खजूर था वो भगवान सुहावनी देवी का, जिसका वो लोग खाए थे सभी लोग, और मैंने घर के लोग के अलावा जो उनके रिश्तेदार खाए थे वो सभी बीमार पड़ गए थे। ठीक है कुमार जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि फूड पॉइजनिंग के चलते पूरे परिवार की तबीयत जो है वो खराब हो गई, जिसमें कि तकरीबन परिवार के 8 लोग गंभीर रूप से इसमें बीमार बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि इस मामले में एक बच्चे की दर्दनाक मौत भी हो गई है और फिलहाल जो भी बीमार पड़े हैं उनका इलाज जारी है और जिसमें 2 लोगों के हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिवाली आने में अभी कुछ महीने भले ही बाकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बहराइच में गांव वाले हर हफ्ते रोशनी और पटाखे जमा कर रहे हैं। जैसे ही सूरज ढलता है और दहशत में डूबे गांव में किनारे में जंगल पर पटाखों का शोर गूंजने लगता है। जी आपको बताते चले, इसका जो मुख्य कारण है वो है आदमखोर भेड़िए। पिछले 2 महीने से आदमखोर भेड़ियों के आतंक चल रहा है और जिसमें अधिकतर भेड़िए जो लोगों को रात में शिकार बनाते हैं। और आपको बताते चले कि ये भेड़िए रात के अंधेरे में अपना शिकार करते हैं और अभी तक उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के द्वारा 8 लोगों को मारे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बताते चले कि खूंखार भेड़ियों को पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरे उड़ाए जा रहे हैं, खेतों में पिंजरे लगाए जा रहे हैं, बाहर से पुलिस बल की भी मदद ली गई है, कई टीमें लगाई हुई हैं और आज इन भेड़ियों को कैमरे में फिर से कैद किया गया। अब इनको पकड़ने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि अनुमान है कि 1 से 2 दिन में इनको पकड़ लिया जाएगा और इनको काबू कर लिया जाएगा। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए मुख्य वन संरक्षण मध्य क्षेत्र की रेणु सिंह ने बताया कि अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और 2 भेड़िए अभी भी बाकी हैं और जिन्हें पकड़ने के लिए लगातार तैयारियां की जा रही है। महाराष्ट्र के मुंबई में घाटकोपर इलाके में एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कि एक कैब ड्राइवर की एक शख्स ने बर्बरता के साथ पिटाई कर दी। जी आपको बताते चले कि कैब ड्राइवर की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसकी गाड़ी आगे चल रही लग्जरी गाड़ी से थोड़ा सा टच हो गई थी। उसने तुरंत गाड़ी को पीछे भी लिया, लेकिन तब तक लग्जरी कार में से उतरकर शख्स जिसका नाम ऋषभ और कार में बैठी एक महिला बाहर निकले और पहले तो उस पर थप्पड़ बरसाए गए और फिर उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया गया, जिससे उसके सर में गंभीर रूप से चोटें आई हैं। वहीं आपको बताते चले कि ड्राइवर पर हमला करने के आरोप में पार्क साइड पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित ड्राइवर जो है कयामुद्दीन मेनुद्दीन कुरैशी की शिकायत पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर अब पुलिस की ओर से जांच जारी है। तो आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के मुंबई का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक कैब ड्राइवर के साथ बर्बरता के साथ मारपीट की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं भारत का नागरिक हूं और उनका यानी कि हेमंत सोरेन भी असम में स्वागत है उनका। और आपत्ति क्या है, ये देश तो हमारा है, आप चंपई सोरेन के पीछे जासूसी क्यों करवा रहे थे? पार्टी को सोचना चाहिए कि अभी भी उन लोगों के कितने जासूस लगे हुए हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अरे भाई, मैं भारत का नागरिक हूं। अभी तो विधानसभा में हेमंत सोरेन जी ने भी बताया कि हम असम जाऊंगा, असम का चुनाव का समय। अगर उनको भी असम में स्वागत है, आपत्ति क्या है? ये देश तो हमारा है। तो एक बात है, आप बोल रहे जेएमएम बास का बीड है, तो अब चंपई सोरेन जी का पीछे आप जासूसी क्यों करवा रहा था? गुरु जी का फॉलोअर थे, गुरु जी का लेफ्टिनेंट थे। अगर आप अपना पिता का लेफ्टिनेंट का ऊपर आप जासूसी करवाएगा, क्या वो पार्टी बसेगा? मेरा मन है कि पार्टी को सोचना चाहिए कि अभी भी कितना लोगों का पीछे जासूस लगा हुआ है वो लोगों का। मेरा तो लगता है जेएमएम और कांग्रेस मिनिस्ट्री का लगभग सारे मंत्री और एमएलए का पीछे जासूस लगा हुआ है। अभी बोल रहे सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है। अरे बिना हथियार भी सिक्योरिटी होते हैं, बिना हथियार सिक्योरिटी होते हैं। आप देखिए कैसा किया, कलकत्ता में गया, फिर एक फ्लाइट में पीछे का सीट बुक किया, फिर दोनों बाप बेटा जो बोल रहा था वो सुन रहा था, जो भी बात कर रहा था बाबूलाल जी और चंपई जी। फिर होटल में रुका और होटल में आपने रूम कौन सा लिया? चंपई सोरेन जी का नजदीक वाला रूम लिया और वो रूम में आप लोग 2 थे।
हमने ज्यादा तहकीकत नहीं किया, लेकिन आपने एक महिला को भी होटल में लेके आए थे। नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूँ क्या मामले थे, लेकिन अगर वो भी झारखंड महिला पुलिस भी हो सकता है, पता नहीं है। ये तो सब इंक्वायरी का मामला है। आप अगर सिक्योरिटी ड्यूटी में थे तो आपको मिलने के लिए दोबारा महिला क्यों आते हैं? होटल का सीसीटीवी में फुटेज है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मैं आज दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिला और उन्हें बताया कि हमारे पास कई भूमिगत खदानें हैं जहां पर भविष्य में परिवहन के लिए रेलवे लाइनों की आवश्यकता पड़ेगी। खासकर खनिजों के परिवहन के लिए उन्होंने सहमति जताई है और कहा है कि इसके अलावा अगर आप रेल नेटवर्क बनाने का कोई अच्छा प्रस्ताव लेकर आते हैं तो हम राज्य का समर्थन करेंगे। रेल नेटवर्क को बनाने के लिए कोई अच्छा प्रस्ताव भी लेकर आओगे तो हम मध्य प्रदेश को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि देश के मध्य में होने के कारण से स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में संभावना भी है जो देश की भलाई के लिए भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इन प्रकार के कामों को लगातार प्रोत्साहन देते हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है उनसे आईटी के मिनिस्टर होने के नाते से आईटी में हम लोग लगातार इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से हर जगह रीजनल का एनक्लेव कर रहे हैं और इस आईटी से बड़ा आईटी एक भविष्य का बड़ा उद्योग है और खास करके युवाओं की दृष्टि से इसका बड़ा लाभ मिलेगा। माननीय वैष्णव जी ने कहा कि मैं उसमें पूरी मदद करूंगा और अगली बार मध्य प्रदेश आकर भी सीधे सीधे मुलाकात करूंगा। एक सीपीए हमारा राजधानी परियोजना के प्रोजेक्ट पे भोपाल के बारे में हमने माननीय मनोहर लाल जी खट्टर मंत्री भारत सरकार से मुलाकात की, उनसे निवेदन किया कि वो हमारे राजधानी परियोजना के उस प्रोजेक्ट के लिए धनराशि का आवंटन करें भोपाल के लिए। भोपाल बहुत सुंदर राजधानी के रूप में है, लेकिन बीच के काल के प्रवाह में सीपीए को स्टेट गवर्नमेंट ने रोका था। उसको पुनर्जीवित करते हुए हमारा विचार है कि हमारी वहां के विकास की गतिविधियों में सीपीए कारगर इकाई के नाते से काम करेगा और उनने सहमति दी। मुझे इस बात का संतोष है। साथ ही साथ रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी से बात की है और उनके हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने रोड शो किया और ईडी के द्वारा कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े एक मामले में संपत्ति जब्त करने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि ईडी अपना काम कर रही है। लंबे समय से केस चल रहा है, कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार कार्रवाई होती है। हरियाणा विकास की ऊंचाइयों को और छू सके। हुड्डा की प्रॉपर्टी सीज हुई है, जो पिछले दिनों ईडी ने कार्रवाई की थी हुड्डा और उनकी सहयोगी जो कंपनियां थी। नहीं, देखिए, जो आदमी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होते हैं, ये तो ईडी काम कर रही है। हमें इसका मालूम नहीं है लंबे समय से, क्योंकि ये केस चल रहा है और माननीय कोर्ट के अंदर भी ये केस चल रहा है। जो ही कोर्ट का अपना दिशा निर्देश होता है वैसा कार्रवाई होती है। सर, करनाल से कौन चुनाव लड़ेगा? कब तक लिस्ट आ जाएगी? करनाल से भी मैं ही लड़ूंगा चुनाव, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? लग रहा है कि अनाथ ना हो जाए करनाल से नहीं, करनाल से मैं ही लड़ूंगा चुनाव, किसने कहा है? हरियाणा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि यह उनका यानी कि ममता बनर्जी अविवेकपूर्ण बयान है। उनके इस बयान के बाद उनकी मानसिक स्थिति ठीक है यह नहीं कहा जा सकता। करनी उनकी है और उसका खामियाजा जनता भुगत रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा सुन। अविवेकपूर्ण उनकी ये बात है। अपनी करनी के चलते समूचे हिंदुस्तान को जला देंगी, ये तो कोई हम कह सकते हैं कि जिसका मानसिक स्थिति ठीक है ऐसा नहीं बोलेगा, जैसा उन्होंने कहने का काम किया है। और हमको बाद में और भी मालूम हुआ है कि अब अपोलोजाइज कर रही हैं, लेकिन कहने का मतलब कि जो मन में उनकी गुस्सा थी उन्होंने तो कर दिया। करनी उनकी है, खामियाजा भुगत रही है जनता और दूसरे लोगों को वो उसके लिए जवाबदेह बता रही हैं। ये अविवेकपूर्ण उनकी ये बात है। कथित शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आने के बाद लगातार पदयात्रा कर रहे हैं
और इसी क्रम में मनीष सिसोदिया मॉडल टाउन पहुंचे। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था, इसलिए मैं ना टूटा ना झुका और 17 महीने के बाद भी जेल से मुस्कुराते हुए बाहर निकला। खासतौर से कार्यकर्ता साथियों का, आप सबका जो अभी पूरे पदयात्रा में साथ रहे, पार्षद बहन, साथ साथ विधायक भाई, सब लोगों का बड़ी तारीफ कर रहे हैं। आप सब लोग सभी कार्यकर्ता साथियों को भी बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं जेल में था तो मुझे वहाँ अंदर नहीं के लोग पूछते थे कि बोले जेल में बंद लोग तो टेंशन में रहते हैं, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेते। मैं बाहर आया तो ये बीजेपी वाले भी मीडिया से कह रहे थे मनीष सिसोदिया तो बड़ा चौड़ा होकर बाहर आया मुस्कुराते हुए, मनीष सिसोदिया जिंदाबाद। बीजेपी वाले कह रहे थे 17 महीने में ऐसे मुस्कुराते हुए बाहर आया, पता नहीं क्या खा के आया। मैंने कहा मैं बाहर इसलिए मुस्कुराते हुए आया हूँ क्योंकि मुझे पता था मैंने कुछ गलत तो किया नहीं। पहली बार अंदर आदमी वो होता है जेल में बैठ के जिसने कुछ गलत किया हो, वो सोचता है मेरा क्या होगा। मेरे को बताता है कि केवल बेल होगी, इसके अलावा मेरा कुछ होना नहीं है, मुझे कुछ जनरेट नहीं है, मैं गलत नहीं किया कुछ। तो पहली बात है कि वो गलत नहीं किया था, इसलिए मैं टूटा ना झुका और मैं अंदर से टूटा, अंदर से भी मजबूत रहा। और दूसरा, मेरा अंदर से मजबूत होने का कारण था कि बाहर मेरा पूरा परिवार एकजुट होकर लड़ रहा था। पिछले 10 साल में हमने राजनीति में देखा है कि सीबीआई और ईडी भेज के महाराष्ट्र से लेके, उत्तराखंड से लेके, अरुणाचल से लेके जाने कहां की सरकारी गिरा दी, पार्टियां तोड़ दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जस्टिस हेमा कमेटी का खुलासा किया जाना चाहिए। कई अपराध किए गए हैं। राज्य सरकार ने अपराध करने वाले अपराधियों को छिपाकर और बचाकर अपराध किया है। मौजूदा विधायक मुकेश पर आरोप है यह इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। यहां तक कि एलडीएफ के गठबंधन सहयोगी भी हमें हटाने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं, वे उन्हें बचा रहे हैं। Information that an offence is committed. 99 is clear. A sexual offence against women is committed. That information is there. They have to investigate into the matter. They have to file an FIR. That is the legal obligation. If they are not doing and they are hiding. तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।